दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 से आगे वाले क्वेश्चन की। ठीक है, आईएएस बाबा की हम लोग आईएएस बाबा की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने इससे पहले 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, और भी हमने एक टेस्ट सीरीज़ जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास है आईएएस बाबा के दूसरे वाले फॉर्म में हमने अपने चैनल पे अपलोड करी है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इनसाइड की भी हम कवर कर रहे हैं, पर अभी हम आईएएस बाबा पे फोकस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है 10 तलिक भारत तो किसके मध्य में है? तो यही है भैया, उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2019 में ये हुआ था। ठीक है, एक तरह की प्रैक्टिस होती है। अब इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो अब ज़रा दिमाग लगाइए। देखिए, त्रिपुरा जो है यहाँ पर लटका हुआ है और ये बांग्लादेश है। ठीक है, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, ये दोनों ही क्या है, बांग्लादेश से टच करते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो एकदम से। मणिपुर और नागालैंड यहाँ पर है। ठीक है, ये नागालैंड है और यहाँ पर मणिपुर, और यहाँ पर आ जाता है मेघालय। तो क्या हो गया, ये तो भाई एकदम हट गया। ठीक है, तो मणिपुर तो हट गया, नागालैंड भी हट गया, और पश्चिम बंगाल आप जानते हैं ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और पांचवा होगा। ठीक है, मणिपुर नागालैंड को आप काट दीजिए तो 3 और 4 हट जाएंगे, तो 1 2 5 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर देख लिए थोड़ा सा मैप। ठीक है, ये हमारा त्रिपुरा हो गया, ये हमारा मेघालय हो गया, ये हमारा असम हो गया, ये है मणिपुर, सॉरी ये मणिपुर हो जाएगा, और ये हमारा नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट IRNS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली जिसका भारत के स्वामित्व के साथ वैश्विक कवरेज है। IRNS समूह के सभी उपग्रह भू समकालीन कक्षा में स्थित है। बिल्कुल गलत है, ये भैया गलत है, यहाँ पर ये वाला। जियो सिंक्रोनाइज में 4 सैटेलाइट ये बनाए, टोटल 8 सैटेलाइट IRNS ने डिपोर्ट की थी अंतरिक्ष में, जिसमें से 4 जो है जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में थे और 2 लोअर ऑर्बिट में थे, सॉरी 3। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि ये एक उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली जिसका भारत के स्वामित्व के साथ एक क्षेत्र वैश्विक कवरेज, देखिए वैश्विक कवरेज नहीं है। ठीक है, वैश्विक कवरेज नहीं है, ये भी एक पॉइंट क्या है यहाँ पर पॉइंट करने वाला है। तो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी गलत चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोनों ही क्या होंगे, गलत होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, भारत का द्वारा वैश्विक क्षेत्रीय नेविगेशन है। क्षेत्रीय मतलब समझते हैं, वैश्विक मतलब क्या होगा, बहुत बड़े एरिया को कवर करा, और क्षेत्रीय मतलब पर्टिकुलर किसी एक एरिया को क्या करेगा, वो कवर करेगा। ठीक है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च की जा रही है, वो क्या होगी, इस वैश्विक क्या बोलते हैं कि प्रणाली होगी, वैश्विक यानी बहुत बड़े स्तर पे वो प्रोवाइड करेंगे। लगभग 42,000 सैटेलाइट उसमें लॉन्च किए जाएंगे, तो उसे वैश्विक हम लोग बोल सकते हैं। अभी हमने इसमें 8 सैटेलाइट के आसपास ही लॉन्च किए, इसलिए क्या होगा, ये क्षेत्रीय होगा। ठीक, इस तरह से थोड़ा सा आप हैंडल करिएगा चीज़ों को। तीसरी पीढ़ी की भागीदारी परियोजना के संबंध में, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम अटपटा क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। यह एक मानव संगठन है जो मोबाइल टेलीफोनी के लिए प्रोटोकॉल विकसित करता है। भारत आधारित दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी के 3GPP के संगठन भागीदारी में से एक है। देखो ये अटपटा सवाल, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बना है। बस इसका ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 है, तो आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, साइंस एंड टेक का पोर्शन है। ठीक है, थोड़ा सा आप कवर करिएगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसका कोई हाथ और पैर और सिर नहीं मिलेगा, तो उनको थोड़ा सा आपको अलग तरीके से टैकल करना है। ठीक है, जो आपने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा नहीं। ठीक है, बोल्ड क्विट क्या है, देखो ये एक तरह का अभियान है जो इंडिया चला रहा है, जितने भी अपने पड़ोसी देश है वहाँ पर मतलब पहरे के लिए। ठीक है, तो ये अभी हमने प्रोग्राम बांग्लादेश की सीमा पर चलाया है। ठीक है, जिसमें हम रेडियो तरंगों से जो क्या बोलते हैं बॉर्डर है उसकी हम लोग देख रेख करेंगे। ठीक है, BSF के ये अंडर में आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बोला, यह व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली, एकदम सही है। यह केवल भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या है, 2 क्या है, गलत है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से थोड़ा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि सुकिंडा घाटी के संबंध में कथन बताइए। देखो सुकिंडा घाटी जो है आप जानते हैं ये 90% जो है क्रोमाइट इसके लिए जानी जाती है, ठीक है, क्रोमाइट के लिए जानी जाती है। पर ये है कहाँ, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ है, उड़ीसा में। कौन सी, सुकिंडा घाटी। तो जितनी भी घाटियाँ हैं आप ज़रूर इनको एक बार ज़रूर सर्च मार लीजिएगा। बहुत सारी घाटियाँ, बहुत सारे बेसिन्स आपको मिलेंगे जहाँ पर गैस है, तेल है, रिफाइनरी स्थापित की। उस तरह से क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा टैकल ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ से थोड़ा आप इसका आउटलुक पढ़ लीजिएगा। हवाई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हवाई क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा किसी देश के संप्रभु हवाई क्षेत्र की धारणा क्षेत्रीय जल सीमा की परिभाषा से मेल खाती। एकदम सही है। हवाई क्षेत्र क्या होता है भाई, किसी भी देश के हवाई क्षेत्र वो होती है जो उसकी थल सीमा और जल सीमा दोनों को कवर कर ले, वही तो हमारी क्या हवाई सीमा होगी। इसमें पर्टिकुलर कोई नियम नहीं बनाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर संप्रभुत हवाई क्षेत्र की उधर सीमा पर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता अभी तक नहीं है। तो ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर 2 और 1 दोनों क्या है, एकदम सही है कि अभी तक कोई समझौता इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। यहाँ पर अब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोला धनुष के संबंध में बताइए। यह आयुध कारखाना बोर्ड द्वारा डिजाइन और निर्मित 155 mm 45 कैलिबर की बंदूक है। एकदम सही है, ठीक है। इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, DRDO के द्वारा, ठीक है। और इसकी अधिकतम जो क्षमता है परास है वो है 38 किलोमीटर। हाँ एकदम सही। ये क्या है, एक कैलिबर बंदूक है और जिसकी क्षमता क्या है 38 किलोमीटर के आसपास कवर करेंगे, जिसका नाम हमने क्या दिया है, धनुष, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे कि पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट पर संपन्न समझौते जो समाचारों में थे किस देश से थे। तो भैया देखो जो एग्रीमेंट ऑफ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट जो था वो हमने लिया था रूस से, रसिया से। रसिया आप जानते हैं हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये आपने न्यूज़ पेपर में कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि अमेरिका है, इसराइल है, जापान है, पर हमारे रसिया से थोड़े अच्छे ताल्लुका बने हुए हैं, वहीं से तो हम लोग S-400 भी खरीद रहे हैं, ठीक है। 444 दिन का बंधक संकट, ये देखें, ये ईरान और अमेरिका के बीच में था। आपने सुना होगा इस घटना के बारे में कि लगभग 444 दिन तक जो अमेरिका के दूतावास के लोग थे उनको ईरान ने बंधक बना लिया था, ठीक। तो ये यही मुद्दा है, ईरान और अमेरिका के बीच का मुद्दा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग कालादान परियोजना। तो ये भारत और म्यांमार को जोड़ते हैं, एकदम सही है। यह मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग परियोजना जिसमें समुद्री, नदी और सड़क मार्ग शामिल। तो मुझे ऑप्शन 2 दोनों ही सही है, ठीक है। अब कालादान परियोजना जो है वो भारत और म्यांमार के बीच में। देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि बिहार और नेपाल के बीच, यानी भारत और नेपाल के बीच में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है। और एक परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जा रही है, और एक परियोजना जो भारत और म्यांमार के बीच में, जिसको मैंने कालादान परियोजना बता दी है। नेपाल के साथ कौन सी परियोजना है और बांग्लादेश के साथ कौन सी परियोजना है, इसे जाकर के आप गूगल जरूर करिएगा, विकिपीडिया पर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम द्वारा निम्नलिखित किसका बीमा किया जाता है। देखो भाई जमा और क्रेडिट वाला जो मैटर ना, वहाँ पर जो बीमा होता है वो केवल बचत खाता और चालू खाता, केवल दोनों का ही होता है। केंद्र राज्य सरकार की जमा राशि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। और अंतर बैंक जमा ये भी नहीं, केवल जो लोग जमा यानी बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खोलते हैं और चालू खाता खोलते हैं, वही क्या करते हैं, ये अकाउंट चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या है सही, उन्हीं को ही एक्चुअली बीमा दिया भी जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है कि महादेई नदी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पश्चिमी घाट के बोडला वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है। ऑप्शन नंबर जो पहला है ना वो एकदम गलत है, बोडला वन्यजीव अभयारण्य से नहीं, ये भीमखेड़ा वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है पहली चीज़। ये केवल 2 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये एकदम सही है, ये केवल कर्नाटक और गोवा से ही
गुजरती है महादाई रिवर। ठीक है, इसका मैप थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है महादाई रिवर। ठीक है, थोड़ा सा आप यदि जूम करेंगे तो ये समझिए ये हो गया हमारा कर्नाटक और इधर साइड होगा हमारा गोवा। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा सा याद रखेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, चियांग माई महल के संबंध में विचार करिए। अब देखो ये क्वेश्चन यदि आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत तुरंत ही स्किप करिएगा। ठीक है, यदि आपने ऐसे कोई भी सबमिट नहीं सुने। यह मुख्यतः आसियान देशों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय मुद्रा सेवा व्यवस्था एकदम से दक्षिण पूर्वी, ठीक है, जो हमारा भारत है ना, इसके इस एरिया में जो भी एरिया चल रहे हैं ना, आसियान देश यहाँ पर सब रहते हैं। ठीक है, तो इसके दक्षिण पूर्व में जो योजना चल रही है उसे चियांग माई पहल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, दक्षिण पूर्व एशिया TPP चलता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है भारत और चीन पहल के सदस्य हैं। तो भैया देखो एक चीज़ आपको बता दूं, दक्षिण पूर्व में जितने भी चल रहे हैं ना, लगभग हम लोग उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, बिम्स्टेक और शार्क जैसे छोड़ दो, तो हम लोग बहुत कम इनके सदस्य हैं और हम लोग RCEP से भी बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है वो गलत है, पर चीन क्या है इसका सदस्य है। ठीक है, तो चियांग माई महल का जो चीन क्या है सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, पहला क्या है एकदम राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं, एकदम सही है। NBFC क्या है, केवल क्या बोलते हैं कि वो जितना भी जमा नहीं लेते हैं, मतलब अरे इक्विटी हो गया या फिर अरे क्या बोलते हैं कि बैंक कुछ पैसा लेती है ना, इक्विटी हो गई, सरकारी प्रतिभूति होगी, उनका ही क्या करता है वो कारोबार करता है। वो बैंक का नॉर्मली काम नहीं करता है, भले वो एक गैर बैंकिंग संस्थान NBFC काउंट किया जाता है। देखो स्टार्टिंग में 2 तरह की बैंक रखी गई थी, यानी 2 तरह के संस्थान रखे गए थे, एक तो बैंक्स हो गई और एक हो गई NBFC। ठीक है, अब जैसे सेंसर हो गया, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं बेटिंग हो गई, तो वहाँ पर जितना भी काम करता है वो NBFC कवर करता है, जो सिडबी के अंडर में थोड़ा आता है। आप उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा भटकने वाला चीज़ है मगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। NBFC जो है वो भुगतान और निपटान ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं करता, ना ही वो चेक वेक चलाता। वो प्रतिभूति अपने पास रखता है, वो RBI से हो या फिर कोई बैंक हो, या फिर वो खरीदता है लोगों को बेचता है, ये उसका काम है NBFC का। वो अकाउंट नहीं मेंटेन करता, उसके पास ये पावर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहे हैं NBFC जिनकी संपत्ति का आकार पिछली ऑडिट बैलेंस शीट के अनुसार 100 करोड़ है, तो बिल्कुल गलत है। 100 करोड़ आप यदि होगा तो आप NBFC नहीं खोल सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि प्राइवेट बैंक खोलने के लिए लगभग 5000 करोड़ का CRR या SLR आपको यानी होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब 5 करोड़ यदि आपके पास है तभी आप बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और NBFC के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो लगभग 500 करोड़ का आपके पास पहले बजट होना ही चाहिए, तभी ही आप एक NBFC कंपनी बन सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 1 क्या राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या होगा, लगभग 25 क्वेश्चन होगा। वीडियो काफ़ी बड़ा भी होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस पर बहुत सारे ऐसे टेस्ट आते रहेंगे, इसलिए आप इंजॉय करते रहिए और अपनी स्टडी को बूस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।